हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 21 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं और अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, बाकी एक दिवसीय जितनी परीक्षा रहेंगी उनके सभी के लिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू कर देते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ये खिताब जीता है? तो ये आंसर सही है इसमें। सॉरी, बी, चीन को। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है, भारतीय हॉकी टीम चीन को 1-0 से हराकर जीती है। भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीती है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ये तीसरी खिताब है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2016 और 23 में ये ट्रॉफी जीती थी। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2010 में केवल 4 टीमों के साथ हुई थी। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल दीपिका ने 11 गोल की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह है। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में अपराजित रही। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 29 गोल किए हैं व 2 गोल खाए हैं। सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। दीपिका भारत 11, चिज्जू ओंग चीन 7, संगीता कुमारी भारत 4, मियू हसेगावा जापान 3, नवनीत कौर भारत 3। महिला हॉकी अब तक के विजेता भारत, विजेता भारत, उप विजेता चीन 2024, विजेता भारत जापान 2023, जापान दक्षिण कोरिया 2021, दक्षिण कोरिया और भारत 2018, भारत चीन 2016, जापान भारत 2013, दक्षिण कोरिया चीन 2011, दक्षिण कोरिया जापान 2010। इस प्रतियोगिता में भारत शीर्ष स्थान पर जबकि चीन दूसरे स्थान पर तथा जापान तीसरे स्थान पर हासिल किया है। पहली बार बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत चुनी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस चर्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? शिवांगी देसाई। ये आंसर सही है, शिवांगी देसाई ने मिस चर्म इंडिया 2024 का खिताब शिवांगी देसाई ने जीता है। शिवांगी देसाई वियतनाम में होने वाली मिस चर्म इंडिया 2024 प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेंगी। वर्तमान में वे लॉ की छात्रा हैं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? सही है, घोड़मारस छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा घोड़मारस छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तार में स्थित इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्पेन में है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभ्यास की जान लेते प्रश्न। संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन कह रहा भारत की सेना गुजरात, अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभ्यास गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की थीम पर केंद्रित था। इसमें 11 मित्र देशों के 21 संगठनों को प्रतिनिधित्व शामिल है। इसमें आंसर की बात कर लेते हैं। ये आंसर सही है, इसमें पहला और दूसरा सही है। ये दोनों आंसर सही है। भारत की सेना ने गुजरात, अहमदाबाद और पोरबंदर में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक समापन किया है। यह अभ्यास गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की
थीम पर केंद्रित था। संयुक्त विमोचन अभ्यास 9 मित्र देशों के 15 संगठनों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियां शामिल थी। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत की तत्परता को प्रदर्शित करना था। पुरस्कार: कोल इंडिया लिमिटेड के मुंबई में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 24 में CSR श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के थैलेसीमिया वाल सेवा योजना के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। ये आंसर इसमें सही है पहला, ये वाला। कोल इंडिया लिमिटेड में लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 के CSR श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार को स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक कंपनी है और ये कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत की पहली नाइट सफारी किस शहर में वर्ष 2026 तक खोले जाने की योजना है? लखनऊ। आंसर है भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ शहर में वर्ष 2026 तक खोली जाने की योजना है। ये नाइट सफारी विश्व की 5वीं सफारी होगी। ये नाइट सफारी पार्क और वन्यजीव केंद्र 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसमें दिन और रात दोनों तरह की सफारी की सुविधा उपलब्ध होगी। दिवस: विश्व मत्स्य पालन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 नवंबर को। आंसर सही है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2024 की थीम में भारत का नील परिवर्तन, लघु स्तरीय और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मछुआरों संगठन का भव्य उद्घाटन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 8वां प्रश्न: 19 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल कितने एजेंटों को मंजूरी मिली है? 9। यह सही है। 19 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी मिली है। अल्पसंख्यक समाज के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना में कैबिनेट में पास किया गया है। इसके तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पटना जिले में मसौढ़ी, अचल, नूरा में योजना को स्वीकृति मिली है। दूसरा, पश्चिमी चंपारण बेतिया के चनपाटिया आंचल में योजना को स्वीकृति मिली है। इस आवासीय विश्वविद्यालय में भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाएगा। इस कैबिनेट की बैठक में पटना गया रेलखंड में डुमरी हॉल्ट पोटाही रेलवे स्टेशन के बीच सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए 10,921.83 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। पथ मंडल लखीसराय में 21.85 किमी सड़क का मजबूतीकरण किया जाएगा। छपरा बाईपास में छपरा मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन का निर्माण 15 से 4 किमी तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय थल सेना जनरल भूपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये आंसर है नेपाल। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल भूपेंद्र द्विवेदी नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नए रास्तों की तलाश करना है। जनरल द्विवेदी पोखरा में भूतपूर्व सैनिकों की रैली में भाग लेंगे जहां वे वीर महिला और वीरता पुरस्कार विजेता को सम्मानित करेंगे। बिहार राज्य सरकार ने बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके तहत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो इसका जो आंसर है, ये आंसर इसमें सही है।
बिहार राज्य सरकार ने बिहार महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा है, जिसके तहत 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया जाएगा, अर्थात इस संवाद यात्रा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सरकार की योजना में अवगत कराया जाएगा। महिलाओं से संवाद किया जाएगा कि कैसे सरकारी योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक बदलाव आया है। साथ ही महिलाओं से ये राय ली जाएगी कि कैसे सरकारी योजनाओं को सही अमल में लाया जाए और बेहतर तरीके से इसे लागू किया जाए। पुरस्कार की दुनिया देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही है यूआईना। हाल ही में यूआईना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया। यूआईना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी को देश में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। यूआईना दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी जो राजधानी जॉर्ज टाउन है, यहाँ की मुद्रा युआन डॉलर जीवाईडी है। नियुक्ति दोस्तों, श्रीलंका की प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार कौन बनी? तो ये आंसर सही है, हरियाणी अमर सूर्या। 18 नवंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने हरियाणी अमर सूर्या को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पूर्व ये 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री बनी थी। वे नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के सदस्य हैं। वे वामपंथी विचारधारा की हैं। इन्होंने 1991-94 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक की है। हरियाणी अमर सूर्य श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। पहली श्री बाबो भंडारनायके एवं दूसरी भंडारनायके कुमार तुंगा है। दिवस टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्ट खिताब 2024 महिला कैटरीना लेग्रो ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है? ये आंसर है रूस। टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्ट खिताब 2024 महिला कैटरीन लेग्रो ने जीता है। इनका संबंध रूस से है। दूसरा स्थान अलेक्जेंड्रा गोरेआचकिन रूसी और तीसरा स्थान वार्तिका अग्रवाल भारतीय ने जीता है। खेल की दुनिया देख लेते हैं। चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल ने जीता। इस राज्य ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आंसर सही है 151। पश्चिम बंगाल ने कुल 151 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण और 43 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। नवंबर 2024 में श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कर्नाटक के कुल 50 पदकों में 17 स्वर्ण, 18 रजत, 15 कांस्य जीते हैं। उत्तराखंड 21 पदकों, 8 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य। हरियाणा 21 पदकों, 6 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। नियुक्ति देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन आईओसी नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सी आंसर सही है, अरविंद सिंह साहनी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन आईओसी नए चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी बने हैं। वे सतीश कुमार का स्थान लेंगे। वे वर्ष 1993 से आईओसी में शामिल हुए थे। इंडियन ऑयल कारपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। करंट अफेयर्स कंप्लीट है। जीएस में देख लेते हैं दोस्तों कुछ प्रश्न। किस संशोधन ने भारतीय संविधान में अध्याय 4A जोड़ा, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसमें सी आंसर है 42वां। देखिए, ये 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में अध्याय 4A जोड़ा है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। उस समय इस संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
प्रतिज्ञान से संबंधित है। सी आंसर इसमें सही है 60। भारत के संविधान का अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का नेतृत्व कौन करता है? तो इसमें प्रधानमंत्री डी आंसर सही है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रण करती है। सर्दियों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCZ सूर्य का अनुसरण करता है, जिसमें मौसमी रूप से बदलती रहती है। इसकी दिशा गर्मियों में उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और सर्दियों में दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक रॉक रेगिस्तान अमेरिका के उत्तर पश्चिम नेवाड़ा में लगभग 1000 वर्ग मील 2600 वर्ग मील किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है दोस्तों? तो डी आंसर सही है प्राथमिक। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष में प्रकाशित की गई थी। तो ये आंसर सही है दोस्तों 1990 में। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट HDR एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक है, जिसे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। बिंबिसार किसका शासक था दोस्तों? मगध का। आंसर सही है। मगध का राजनीतिक वर्ष बिंबिसार के साथ जुड़ा हुआ है, जो हर्यक वंश से संबंधित था और 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बी आंसर है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वयं सत्ता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो बी आंसर सही है दोस्तों 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया है, मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम बहु क्षेत्र में स्वयं सत्ता की मांग की थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सही ढंग से मेल खाती है दोस्तों? डी आंसर इसमें सही है दोस्तों। 1922 में चोरी चोरा की घटना में प्रत्यक्ष परिणाम के रूप महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आंदोलन रोक दिया था। भारत के प्रधानमंत्री संग्राम में संबंधित घटनाओं में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष में सही ढंग से मेल खाती है? 1922 चोरी चोरा की घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। भारवाहन निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सी आंसर सदिश राशि नहीं है, विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये योग के सदिश नियम का पालन नहीं करती। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये आंसर है CO2, SO2 और SO3 दोनों। फेरस सल्फेट के आयन अपघटन से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का उत्पादन होता है। समीकरण दोस्तों, एक वयस्क मानव मूत्र में निम्न शामिल है। वयस्क मतलब जो 18 साल है, उसमें देखे मूत्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं मनुष्य के मानव के मूत्र में, मतलब जो 18 साल से ऊपर है। डी आंसर सही है दोस्तों। इसमें 95% पानी होता है, 2.5 यूरिया होता है मूत्र में मनुष्य के, और 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पादन होते हैं। एक वयस्क जो मानव मूत्र में 95% पानी, 2.5 यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पादन शामिल होते हैं। एक लंबा पेड़ अपने अपशिष्ट उत्पादनों को कहां संग्रहित कर सकता है? ये आंसर है पुराने जाइलम हार्डवुड में। एक लंबा पेड़ अपने अपशिष्ट उत्पादनों को गोंद और रेंजिन के रूप में पुराने जाइलम हार्डवुड में संग्रहित करता है।
ये गिरती पत्तियों में भी संग्रहित होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न कंप्लीट हो गए और 22 तारीख का करंट अफेयर्स रहेगा क्लास। अभी दोस्तों लाइव आएंगे, अभी लाइव रहेंगे दोस्तों। अभी हम स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए।